हर कंट्री चाहती है कि उसके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्री एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन भाई गवर्नमेंट के पास तो मनी लिमिटेड है ना, तो अगर मान लो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो भाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट का लास्ट सेशन, जो कि है किसके बारे में? गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। मतलब कंप्लीटली डेफिसिट क्या है, डेफिसिट कितनी तरीके की होती है और इन सिचुएशंस में क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो भाई क्लास को स्टार्ट करें। सो वेलकम बैक टू द स्टूडेंट जंक्शन। और बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। 12th में कैसा लग रहा है आकर? चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? भाई जो आप पढ़ते हुए आए हो वही है, बस चीज़ों में कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना है, रटना नहीं है बस, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बात किसकी की थी, अभी आपको बताया था ना, डेफिसिट मतलब कमी, जहाँ खर्चे इनकम से ज़्यादा निकल जाएं उस कंडीशन को बोलते हैं हम डेफिसिट। अब जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा निकल जाते हैं तो उस चीज़ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? बजटरी डेफिसिट इज़ डिफाइन एज अ, बजट में डेफिसिट आने का मतलब है जहाँ एक्सेस हो जाता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। जो बजट बनाया, बजट में जो आपने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किए, जब वो इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट कैसे होगी? भाई जो भी टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थ्रू एस्टिमेट किए गए माइनस टोटल रिसीप्ट, मतलब जो आपने सोचा था इतना रेवेन्यू हमें मिल जाएगा, तो जितना इनकम मिला उससे ज़्यादा खर्चे हो गए तो उसको लेस किया, तो वो कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं ये याद रखिएगा बच्चों। बजटरी डेफिसिट भी 3 तरीके की होती है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। वन बाय वन हम जानेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं तो कौन कौन सी डेफिसिट हैं जो अराइज हो सकती हैं, ठीक है? तो पहले किसका नंबर है भाई? रेवेन्यू डेफिसिट का। ये होता क्या है? देखो जनरली इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आपको भी बता देते हैं, समझाएंगे इसको, लेकिन अभी एक ऊपर कहते हैं ना, एक मोटा मोटी समझ लो कि रेवेन्यू डेफिसिट आता है बच्चों जहां आपके रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए रेवेन्यू नेचर की इनकम से। मतलब रेवेन्यू इनकम रह गई कम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए ज़्यादा। उस केस में जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तब आता है रेवेन्यू डेफिसिट। और आपको बहुत अच्छे से समझाया है मैंने लास्ट सेशंस में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, ठीक है? उसकी लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। और फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये एक नया टर्म है, अभी तक नहीं देखा है। फिस्कल डेफिसिट भी वही है जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसमें जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर हुए माइनस टोटल रिसीप्ट, जितनी भी इनकम आपको रिसीव हुई, उसमें जब हम लेस कर देंगे तब ना भाई सही देखो, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर इसमें लेस कर रहे हैं, जैसे करते आए हैं कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसीलिए इसको पहले रखा गया है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, एक ट्विस्ट है, वो ये है कि यहाँ इनकम वाले कॉलम में हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। बोरोइंग्स नहीं आएंगे, मतलब जो भी चीज़ उधार ली जाती है वो इसमें नहीं आएगी। बाकी जैसा करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, बट इनकम में जो भी आप रिसीप्ट ले रहे हैं उसमें वो इनकम नहीं आएगी जो आपने उधार लेकर ली है, उसको एक्सक्लूड करके। और प्राइमरी डेफिसिट का होता है ये, ठीक है? अभी समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, अभी हम समझेंगे जब आपको क्लियर होगा। चलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पर। बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है अभी आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया मैंने। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद, ये किस चीज़ को कंसीडर करती है? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसीट को। गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू रिसीट थे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे उनको कंसीडर करती है। फिर जब ये इसको पता किया जाता है, जब ये देखा जाता है कि भाई एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए और रिसीट कम हो गई, उस केस में कंडीशन कौन सी हो जाती है? डेफिसिट की। अब कौन सी डेफिसिट में आप देख रहे हो? रेवेन्यू नेचर के देख रहे हो, तो कौन सी हो गई? रेवेन्यू डेफिसिट। तो वही फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट।
तो अगर आपकी जो टैक्स से आने वाली इनकम है या फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट इनसे आने वाली इनकम है, ये इनकम भी कम पड़ जाए उन खर्चों के आगे, मतलब जो रेवेन्यू मतलब रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं, जो सैलरी, पेंशन या डेली बेसिस पर आप अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए कर रहे हो, तो वो सारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये अराइज होता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे आते हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट में कौन सी इनकम आती है। तो जब ये खर्चे ज़्यादा हो गए तो ये इस चीज़ को दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनसफिशिएंट है एक्सपेंडिचर को कवर करने में। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं कि ये रेवेन्यू डेफिसिट होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है बच्चों इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो भाई रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पाई। बजट में जो आप रेगुलर और रिकरिंग मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, इनेबल है, खर्चे उसने ज़्यादा पाल लिए हैं, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, ये इम्प्लाई करता है कि गवर्नमेंट डिससेविंग है। गवर्नमेंट ये वाली नहीं है जो ये सोच रही है कि चीज़ों को बचा लेते हैं, उसे कहीं और अच्छी जगह लगा लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो ये शो करता है कि भाई आपने खर्चे कुछ ओवर कर लिए हैं, डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूज़ कर रही है अदर सेक्टर्स की सेविंग्स को भी, जैसे फाइनेंस करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड, इट ऑल्सो इम्प्लाई दैट कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट। अगर ये डेफिसिट आती है तो गवर्नमेंट को इस डेफिसिट को पूरा कर सकता है वो कैपिटल रिसीट से। बच्चों यहाँ जो भी पैसा कम पड़ता है, जब आपकी इनकम रेवेन्यू रिसीट कम पड़ जाती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर की जो पूर्ति होती है कि वहीं कहाँ से उन एक्सपेंडिचर को वियर किया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैपिटल रिसीट का सहारा ले सकती है। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है बोरोइंग, जिसमें आप पैसा उधार लेते हैं, उससे उस एक्सपेंडिचर की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे बोरोइंग करके मतलब लायबिलिटी क्रिएट करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके, किसी एसेट्स को सेल करके, इन दोनों मीडियम को अपनाकर आप जो आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पता चलता है कि भाई जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट कम होगी, उन एक्सपेंडिचर का जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आप या तो बोरोइंग के थ्रू या फिर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स को सेल करके, इसके थ्रू जो पैसा आएगा उससे उन खर्चों को पूरा कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, ये भी इम्प्लीकेशन है कि भाई यूज़ कीजिए कैपिटल रिसीट का मीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप पैसे को उधार लेकर या असेट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करके जब आप उन एक्सपेंडिचर को पूरा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जब बोरोइंग आप लेते हो, गवर्नमेंट पैसा लेती है, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अराइज होती है। क्योंकि हायर बोरोइंग, जितना ज़्यादा पैसा लोगे उतना ज़्यादा जो फ्यूचर बर्डन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्योंकि आप बोरिंग ज़्यादा लोगे तो उस टाइम पर पैसे की कीमत ज़्यादा होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी हाई रखी जाएगी। तो उस केस में कौन सी सिचुएशन आएगी? इन्फ्लेशन की। तो इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इसमें बर्डन फ्यूचर में बढ़ जाता है कि भाई मुझे इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है, प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना है। तो इस वजह से क्या होता है, इन फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। तो यही बोलते हैं कि ठीक है, खर्चे को पूरा करने के लिए बोरोइंग का सहारा ले सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा लिया है तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इन फ्यूचर भी अगर अभी के खर्चे पूरे कर लिए ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर जब बनाओगे बजट तो उसमें उस लोन पर भी इंटरेस्ट और पेमेंट देना पड़ेगा, जिससे आपके एक्सपेंडिचर फिर आए हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। अब देखो कैसे रिड्यूस करें भाई, जो डेफिसिट की कंडीशन आ रही है उसको सुलझाने का तरीका तो पता चल गया कि अगर आए तो कैपिटल रिसीट का सहारा ले लो, लेकिन ये कोशिश करो कि ये डेफिसिट अराइज ही ना हो। तो क्या कर सकते हो, पहली चीज़ आप ये सोचो कि जो खर्चे हैं उनको लिमिटेड करो, भाई खर्चों को कंट्रोल कर लो ना, ताकि ये कंडीशन नहीं आए। गवर्नमेंट को सीरियस स्टेप लेना चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर जो अनप्रोडक्टिव हैं, अननेसेसरी हैं, उनको रिड्यूस करे। भाई सिंपल सी बात है, खर्चे ज़्यादा मत बढ़ाओ। सेकेंड कंडीशन,
अगर खर्चे नहीं कंट्रोल हो सकते हैं तो भाई रेवेन्यू इंक्रीज कर दो। कहते हैं ना, एक चीज़ सही नहीं हो सकती तो दूसरी सही कर दो, तो भाई रेवेन्यू इंक्रीज कर दो ताकि उन खर्चों को आप उस रेवेन्यू से कवर अप कर सकें। ठीक है, तो ये तरीके हैं रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के। अब देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है, एक नया नाम है, अभी तक फिस्कल जैसा कुछ आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। देखो, जो आप बजट बनाते हो, गवर्नमेंट जितने भी एस्टिमेट करती है टोटल एक्सपेंडिचर और जितनी एस्टिमेट करती है टोटल रिसीट। आप एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही तो हो गए, क्योंकि दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। टोटल रिसीट का क्या मतलब होता है? कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट, यही होता है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं टोटल रिसीट से, लेकिन रिसीप्ट में क्या एक्सक्लूड करना है? बोरोइंग, जो पैसा उधार लिया है उसको मत लेना, बाकी सारी इनकम ले लेना। फिर देखो कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस फिर भी आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होगी? फिस्कल, क्योंकि फिस्कल सारे टोटल जितने भी खर्चे होते हैं, टोटल जितनी भी इनकम होती है उसको लेती है, फिर देखती है कि एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हैं तो डेफिसिट की कंडीशन अराइज हो रही है, जिसको वो फिस्कल डेफिसिट बोल देती है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कभी भी इनकम में बोरोइंग इनकम को इंक्लूड नहीं करती है। तो फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट करती है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जो बजटरी इम्बैलेंस को दिखाता है कि बजट कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। ये वाइडली यूज़ होता है बजटरी टूल के लिए, गवर्नमेंट इसे बहुत यूज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट लिखती है, और फिस्कल डेफिसिट भी वही दोनों चीज़ें कंसीडर करती है। इसीलिए अंडरस्टैंड करने के लिए बजटरी डेवलपमेंट को ये बहुत ज़रूरी है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं ओवर दी टोटल रिसीप्ट। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है, बच्चे ये तो कर लेंगे कि टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीप्ट, उसमें एक्सपेंस का ज़्यादा होना मतलब डेफिसिट होना। लेकिन एक चीज़ भूल मत जाना कि रिसीप्ट में हमें बोरोइंग नहीं लेना है, जो पैसा उधार लिया गया उसे नहीं लेना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या करेगी? सारे खर्चे, सारी इनकम को लिखकर, खर्चे ज़्यादा होंगे तो उसको लेस करके निकाला जाएगा, फिर उस डेफिसिट की जो पूर्ति होगी वो कैसे करेगी? उधार लेकर। जो आपने पैसा नहीं इंक्लूड किया था ना, जो आपने उधार लिया था, उस उधार लिए गए पैसे से ही उस डेफिसिट को फुलफिल करती है। ठीक है, और ये फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा वो यही इंडिकेट करेगा कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा बियॉन्ड, कितना जो उसकी लिमिट है उससे कितना ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये इस चीज़ को शो करता है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट की भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो पहली चीज़ डेब्ट ट्रैप अराइज होता है। डेब्ट मतलब कर्जा लेना। आप ये जानते ही हो कि हमने क्या बोला था कि फिस्कल डेफिसिट में जितने भी खर्चे इनकम से ज़्यादा होते हैं टोटल, उनकी पूर्ति किससे कैसे करते हैं हम? बोरोइंग के थ्रू, क्योंकि हमने बोरोइंग इनकम को एक्सक्लूड कर दिया था, इसीलिए ताकि हम ये जान सकें कि अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो उन खर्चों को हम कैसे पूरा करेंगे? उन बोरोइंग से। तो अगर फिस्कल डेफिसिट अराइज होती है तो उसका इम्प्लीकेशन पहला होता है बच्चों डेब्ट का ट्रैप, मतलब कर्जे का जाल। कैसे इंसान फंसता है ये देखो। फिस्कल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि टोटल आपको कितने पैसे की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जो उसे उधार लेना पड़ेगा। तो बोरोइंग में नॉट ओनली इन्वॉल्व अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो बच्चों, तो सिर्फ आप प्रिंसिपल अमाउंट तो देते नहीं हो, प्लस इंटरेस्ट भी देते हो। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो क्या करेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपने क्या किया भाई? फिस्कल डेफिसिट आ गई, अब एक काम करते हैं, बोरिंग तो इंक्लूड की नहीं थी, तो जो पैसा उधार लिया था उसको यूज़ कर लेते हैं इसकी डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए। अब आपने पैसा उधार तो ले लिया, अब उधार लेने के बदले में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी। अब जो इंटरेस्ट दोगे इससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट होंगे फिर वही साइकिल घूमते हुए आ जाएगी कि भाई अब डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर पैसा उधार लो। तो इस तरीके से कर्जा लेते जाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ती जाती है, उसका पेमेंट करते जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा कहते हैं ना कर्जे का जाल शुरू होता है। स्टार्टिंग हुई फिस्कल डेफिसिट से कि भाई खर्चे बहुत हो रहे हैं, एक काम कर उधार ले ले। उधार लिया, प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कर रहे हैं, हर साल इंटरेस्ट जा रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं रेवेन्यू, तो कौन सी कंडीशन आएगी? रेवेन्यू डेफिसिट की। फिर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? फिर उधार ले रहे हैं और फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक इंसान इस जाल में फंस जाता है, कर्जे के जाल में, डेब्ट।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो फिजिकल डेफिसिट के थ्रू हो जाती है। सेकेंड चीज़ देखिए, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है जब भी फिजिकल डेफिसिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादातर पैसा रिजर्व बैंक से बोरो करती है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, आरबीआई या तो नई करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन वो नई करेंसी जब प्रिंट करती है, गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको क्या बताया था, जब भी फिजिकल डेफिसिट अराइज हो उसको दो चीज़ों से आप कवर कर सकते हो। पहला, बोरोइंग, या तो गवर्नमेंट उधार ले ले, ठीक है, या आरबीआई के द्वारा डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं जिसे, उस डेफिसिट को फाइनेंस करना किसके थ्रू, प्रिंटिंग दी न्यू करेंसी। तो ये दो ही तरीके हैं फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, या तो गवर्नमेंट उधार ले या दूसरी चीज़ आरबीआई के द्वारा नई करेंसी प्रिंट की जाए। तो जब गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है तो आरबीआई क्या करती है, उसके बदले में नई करेंसी प्रिंट करती है, लेकिन वो प्रिंट ऐसे ही नहीं करती है कि जितने की ज़रूरत पड़ी उतना कर लो भाई, उसके बदले में गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़, गोल्ड, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं उतनी, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ कर देती है कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को, क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेती जा रही है, तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है, और जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो उसके इसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब भी फिजिकल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा ज़्यादा लिया जाता है, जिस वजह से इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। भाई ज़्यादा पैसा लेते जाओगे तो ऑब्वियस है मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब भी मनी सप्लाई बढ़ी तो समझ लेना इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज होगी। लेकिन याद रखिएगा, आरबीआई भाई सही है, ठीक है, उसको अथॉरिटी है कि वो नई करेंसी प्रिंट कर सकती है। तो अगर मान लो ऐसा ही हो तो 5 लाख 10 लाख जितने भी कंपनी है वो तो ईजिली कर देगी प्रिंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है और जितनी उसे प्रिंट करनी होगी उसके बदले में उतने ही पैसे की आपको गोल्ड या सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, जब जाकर वो प्रिंट करती है, अदरवाइज नहीं। थर्ड देखो भाई, फॉरेन डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर भी लोन लेना पड़ सकता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं या जो भी इंटरनेशनल जो आपके एसोसिएशंस हैं उनसे लोन लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन डिपेंडेंस अराइज होती है। फोर्थ पॉइंट भाई, फ्यूचर ग्रोथ तो बिल्कुल हैम्पर करेगी। अभी तो आप उधार ले लोगे उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बाद में वो खर्चा और बढ़ता चला जाता है, वो कहते हैं ना वो कर्जा बढ़ता चला जाता है इंटरेस्ट के साथ। इससे क्या, एक लिया फिर दूसरा भी लिया, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो आप सोच रहे थे डेवलपमेंट की वो इतना नहीं हो पाता है, सारा पैसा इन पेमेंट में ही चला जाता है और फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर कर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डेफिसिट ना आए। अब आपको अभी बताया मैंने कि अगर डेफिसिट आ जाता है तो उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका पहला सोर्स होता है पैसा उधार लेना। फिजिकल डेफिसिट को आप एक काम कर सकते हो, इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स से पैसा उधार ले लो, इससे फुलफिल कर लो। सेकंड कंडीशन होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब डेफिसिट को फाइनेंस करना किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू नई करेंसी प्रिंट करके। गवर्नमेंट आरबीआई से भी उधार ले सकती है सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, जिसमें जितनी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके बदले में आरबीआई नई करेंसी इशू कर देती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर होता है बोरिंग। क्यों होता है ये देखो, नई करेंसी वाले में भाई सिक्योरिटीज़ भी हो, गोल्ड भी हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतना रिजर्व भी तो आपके पास होना चाहिए। लेकिन बोरिंग में क्या, आपने उधार ले लिया उसके बदले में आप इंटरेस्ट देते जाओगे, तो वो थोड़ा सा इजी ऑप्शन है। ये नोट है कि बोरोइंग को बेटर सोर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मनी सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं करता है, ना ये इन्फ्लेशन का मेन रीज़न बनता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करने लगोगे जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज़, गोल्ड वगैरह आरबीआई को दे दोगे, उसके बदले में करेंसी प्रिंट कराओगे, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी। जहाँ जहाँ मनी सप्लाई बढ़ी इन्फ्लेशन आ गया। तो आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट की, मनी सप्लाई हुआ, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। इसीलिए ये कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उसके बदले में फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है क्योंकि बोरिंग के थ्रू उतनी मनी सप्लाई क्रिएट नहीं हो पाती है। ठीक है, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट की अगर हो तो दो ऑप्शंस होते हैं, बट विच वन इज़ बेटर, फर्स्ट ऑप्शन। अब प्राइमरी डेफिसिट जान लो क्या होता है। फिस्कल पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट
एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जो आपका इकोनॉमी में मान लो फिजिकल डेफिसिट आया, उसको डिफ्रेंशिएट करना माइनस इंटरेस्ट पेमेंट से। पास्ट में जो आपने लोन ले रखे हैं उन पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उनको लेस करना फिजिकल डेफिसिट से। क्योंकि एक बात बताओ, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तब आपकी कंडीशन आती है फिजिकल डेफिसिट की। जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट लेते हैं? बोरोइंग का, पैसा उधार लेते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट बस यही जानने की कोशिश करती है कि क्या जो पैसा फिजिकल डेफिसिट में जो पैसा उधार लेकर उसकी मतलब कहते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है, तो क्या ये पैसा कितना यूज़ हो रहा है पास्ट में लिए गए लोन की इंटरेस्ट पे करने में, ये जानना होता है। कि क्या कहीं गवर्नमेंट, ये सिर्फ इससे हमें ये जान सकते हैं कि पास्ट में क्या लोन बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जिसके रीपेमेंट में और जिसकी इंटरेस्ट पे करने में ही सारा पैसा जा रहा हो, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही हो। तो ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी खर्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं ओवर दी टोटल रिसीट, मतलब फिजिकल डेफिसिट जो आ रही है, आप उसको मैच करके देख लो कि क्या वो इक्वल तो नहीं है पास्ट में लिए गए लोन की इंटरेस्ट पेमेंट से। आपने पास्ट में 5 करोड़ का लोन लिया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 5 लाख की, तो आप ये देख लो कि क्या ये फिजिकल डेफिसिट भी 5 लाख ही तो नहीं है, जिसकी वजह से मतलब इंटरेस्ट भी 5 लाख है और ये भी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये डेफिसिट इंटरेस्ट की वजह से ही अराइज हो रही है। तो प्राइमरी डेफिसिट का काम है जो इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट आती है उसको चेक करना कि क्या फिजिकल डेफिसिट जो पैसा उधार लेकर हम जिसकी पूर्ति करेंगे, क्या वो पैसा पास्ट के जो लोन्स हैं उन पर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही तो नहीं लिया गया है। इसीलिए फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर दिया जाता है। ये देखिए इसकी इम्प्लीकेशन, ये भाई ये इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो कितनी इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा यूज़ हो रही हैं। मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार लिया है, मान लो 10 लाख लिए, और कितना पैसा जो 10 लाख जो उसने उधार लिया है क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट के अलावा कितने खर्चों में हो रहा है। अगर इंटरेस्ट के लिए यूज़ हो रहा होगा तो क्या होगा, बोरोइंग और आपका इंटरेस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे कि मतलब जो जितना पैसा उधार लिया और जितनी इंटरेस्ट पे की, तो उस केस में ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए ही लिया गया। लेकिन जब बोरोइंग ज़्यादा होगी उतनी इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट के अलावा और भी खर्चे थे जिसकी पूर्ति करने के लिए उधार पैसा लिया गया। तो प्राइमरी डेफिसिट शो करती है कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट है जो पास्ट में पे किया जा रहा है, मतलब पास्ट में लिए गए लोन पर कितना इंटरेस्ट है। और प्राइमरी डेफिसिट बच्चों एक मेन रूट कॉज नहीं है फिजिकल डेफिसिट का, अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं जो लोन पर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गए हैं रिसेंट ईयर में। ये बिल्कुल देखने को मिला है क्योंकि लोन भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, और लोन पर क्या होता है, लोन लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसा वैसे इतना क्रिएट नहीं हो पाता है, और लोन की डिमांड ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगाओगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ग्रेटली उसकी वजह से भी फिजिकल डेफिसिट अराइज हो रहा है। इनका कहना यही है जो पास्ट में आपने लोन ले लिए, अब क्या हुआ, लोन पहले तो लेते चले गए, अब क्या है इतनी डिमांड हो गई है पैसे की कि उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है, जिस वजह से उसका रीपेमेंट भी करना प्लस इंटरेस्ट भी पे करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इन कंडीशंस की वजह से ही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और फिजिकल डेफिसिट जैसी कंडीशन अराइज हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं इसको रिड्यूस करना तो भाई इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करो, कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि जितने लोन हो उनको रीपे कर लें अर्लियर, मतलब जितना भी पॉसिबल हो जल्दी करो ताकि उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देनी पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रही है मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है मतलब डेफिसिट की कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। इसी के साथ बच्चों गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा और मतलब कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे भाई। कोई भी क्वेश्चन फिर एग्जाम में आ जाए डरने की कोई बात ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है 101% क्लियर हैं। तो इसी के साथ भाई बने रहिए,
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़िएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों जो भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज हैं या कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेल के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, या आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप इनके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। 24/7 स्टूडेंट जंक्शन इज़ अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून विद स्टूडेंट जंक्शन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।